Hello everyone, welcome back to this series of History of English Literature. In this session, we are dealing with the age of Elizabeth, which is also known as the Shakespearean age. Begins from 1558 to 1603. In the first part, we have deal with the historical context of the Elizabethan age, and in this session, we will deal with the social political changes in the Elizabethan age. पूरा ये क्लास बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में होगा, जिससे कि हिस्ट्री को समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी हम लोग को नहीं आएगी। बात करते हैं एलिजाबेथ के टाइम पे सोशल पॉलिटिकल चेंजेस कैसे कैसे क्या क्या हुए, यानी कि जब एलिजाबेथ शासन पे आई तो सोशली क्या चीजें चेंज हुई, पॉलिटिकली क्या चीजें चेंज हुई, लाइक समाज में क्या बदलाव आए। आप सबको पता होगा कि जब एलिजाबेथ आई तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। स्टेबल गवर्नमेंट आने का क्या मतलब है, उस समय डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की थी। तो जो मोनार्की ही थी वो और ज्यादा स्ट्रांग मोनार्की हो गई। क्या हो गई? स्ट्रांग मोनार्की हो गई। अगर स्ट्रांग मोनार्की रहेगी, यानी कि राजा का शासन या किंग या क्वीन जिसका भी शासन है, अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेट सी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी समाज में। अगर समाज में जो सिस्टम चलाने वाले हैं, चाहे वो लीडर हो या किंग या क्वीन हो, अगर वो स्ट्रांग रहते हैं तो समाज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती ही आती है। सेकंड बात करेंगे, द रोल ऑफ प्राइवेसी काउंसिल मैन एडवाइजरी बॉडी टू द क्वीन। और इसके साथ ही कई बार जो अहम रोल प्ले करते हैं किंग और क्वीन के साथ साथ उनकी जो एडवाइजरी बॉडी होती है वो भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जब एडवर्ड सिक्स शासन पे आए थे तो प्रोटेस्टेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो एडवर्ड सिक्स तो बेसिकली 9 इयर्स के एक प्रिंस थे, लेकिन शासन तो काउंसलर्स ही चला रहे थे। उसी प्रकार जब एलिजाबेथ शासन पे आती है तो इनके पास जो एडवाइजरी बॉडी होती है क्वीन की, वो भी बहुत ही कमाल की होती है। उनका भी बहुत अहम योगदान रहता है समाज में, जिनकी वजह से भी एलिजाबेथ का जो एज था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। मेंबर्स वो चूजन फॉर एबिलिटी। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, रेनेसा का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा एलिजाबेथ की एज में, यानी कि अब किसी भी व्यक्ति को अधिकारी तब बनाया जाएगा, एक अच्छे पोस्ट तब दी जाएगी जब उस व्यक्ति में योग्यता हो, ना कि हायाकी चलेगी, ना तो कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा जो कि किसी की पहुंच से या पैरवी से हो, या जाति से हो, या धर्म से हो, या कैथोलिक से हो, या प्रोटेस्टेंट से हो, बल्कि अब ये चलेगा कि उस व्यक्ति जो व्यक्ति योग्य होगा अब उसी को मेंबर्स बनाया जाएगा। तो मेंबर्स जो चुने जा रहे थे वो अपनी एबिलिटी के आधार पे चुने जा रहे थे, अपनी लॉयल्टी एंड अपने एक्सपीरियंस के आधार पे चुने जा रहे थे कि जो भी क्वीन क्या एडवाइजरी मेंबर बनेगा उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि उसका बर्थ कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, इस सब चीजों से उस पर ज्यादा फोकस ना करके कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी लॉयल्टी कितनी है एंड उसका एक्सपीरियंस कैसा है उस काम में, उसके आधार पे उनकी एडवाइजरी बॉडी में उसको जगह दी जाएगी। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल चेंजेस आए, है ना। अब देखते हैं कि काउंसिल किन किन चीजों में एलिजाबेथ को हेल्प करता था। तो काउंसिल एलिजाबेथ को हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके जो काउंसिल के मेंबर्स थे काफी हेल्प किया करते थे। फॉरेन पॉलिसी बनाने में ये काउंसलर हेल्प किया करते थे, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ये काउंसलर्स हेल्प किया करते थे। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब कोई एक व्यक्ति शासन करता है, चाहे वो किंग हो या आज के समय डेमोक्रेसी में इंडिया में नेता हो, वो अकेले शासन को नहीं संभाल सकते, उनके लिए उनको एक काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। और एलिजाबेथ के टाइम पे जो काउंसलर थे, मैंने आपको बताया कि वो बर्थ के आधार पे सिर्फ नहीं आए थे, वो काउंसिल मेंबर इसलिए बने क्योंकि उनके पास एबिलिटी थी, लॉयल्टी थी, काम करने का एक्सपीरियंस था। और एलिजाबेथ को इन लोगों ने किन किन चीजों में हेल्प करा, वो था एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर। इन सब चीजों में एलिजाबेथ के टाइम पे उनके काउंसलर ने हेल्प करी थी एलिजाबेथ की। साथ ही बात करते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे मिडिल क्लास का किस प्रकार से राइज हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अब जो चीजें हो रही हैं, अब जो किसी भी पोस्ट पे किसी व्यक्ति को बैठाया जाना है तो सिर्फ उसमें बर्थ को नहीं दिया जाएगा, उसमें एबिलिटी देखी जाएगी। जब एबिलिटी देखी जाएगी तो एबिलिटी तो किसी के भी पास हो सकती है,
और एलिजाबेथ की एज में बहुत ज्यादा चीजें फ्लरिश हो रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहे थे, एक्सपेंशन हो रहा था। जब जब एक्सपेंशन होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारी बढ़ेंगे, तो मर्चेंट्स का राइज हुआ, इसकी वजह से मिडिल क्लास बढ़ा या बढ़े बोलिए आप इसको। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन लोग आए, लॉयर्स हुए, प्रोफेशनल्स, अलग अलग प्रोफेशन लोग चूज करने वाले बने। तो ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम से मिडिल क्लास एक नई सोसाइटी का जन्म माना जा सकता है, जिसे हम लोग कहेंगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ये वही समाज है जो ना तो बहुत ज्यादा अमीर है और ना ही बहुत ज्यादा गरीब है। ग्रोथ एंड ट्रेड कैसे बढ़ा उसको देखते हैं। एलिजाबेथ के टाइम पे अब मिडिल क्लास की डिमांड हो चुकी है एजुकेशन की, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, तो लोगों का ध्यान अब वॉर में नहीं है, अब सेल्फ डेवलपमेंट में लोगों का ध्यान है। क्योंकि अब जो हायर किए जाएंगे लोग किसी भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे, वो उनके एबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज, उनके स्टडीज के आधार पे होंगे। तो लोगों को अब नीड हुई कि लोगों को अब चाहिए एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी चाहिए कि लोग कहीं भी आ जा सके, कोई गांव में रह रहा है तो शहर में जाके नौकरी कर सके, सोशल मोबिलिटी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, अब लोगों का डिमांड ये था कि हम लोग पब्लिक लाइफ में भी पार्टिसिपेट कर सके। साथ ही साथ एलिजाबेथ के एज में डिक्लाइन होता है फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन, हाँ जी, ये वही फ्यूडलिज्म है जो एज ऑफ चौसर में मैंने आपको बताया था। क्या था ये फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म यही था कि जो हायरार्की सिस्टम जो चली आ रही थी पहले, उसको एलिजाबेथ के टाइम में एंड कर दिया गया। यानी सबसे सुपीरियर किंग एंड क्वीन होंगे, एंड फिर नॉबल्स होंगे एंड नाइट्स होंगे, और सबसे जो लोअर क्लास होगा वो फार्मर्स एंड पीजेंट्स होंगे। तो ये था फ्यूडल सिस्टम, जिसको एलिजाबेथ ने कंप्लीटली कंप्लीटली डिक्लाइन कर दिया, खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी क्या थी। एलिजाबेथ के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बैलेंस थी। सबसे पहले तो ये समझो, स्पेनिश अमांडा 1588 में इंग्लैंड ने हरा दिया है एलिजाबेथ के टाइम पे। तो लोगों का जो बूस्टअप है, लोगों का जो एनर्जी है, लोगों का जो पैट्रोटिज्म था, वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगी, क्योंकि लोगों को अब इंग्लैंड का पावर समझ आ चुका है कि इंग्लैंड अब कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है और इंग्लैंड अब किसी के भी सामने झुकने नहीं जा रहा है। आइए बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से एक्सपैंड हुआ। एलिजाबेथ ने जितने भी मेजर वॉर चल रहे थे ना एक दूसरे कंट्री के साथ में, उसको सपोर्ट नहीं करा, है ना, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। वॉर्स के फेवर में एलिजाबेथ थी ही नहीं। Avoided major wars but supported sea explorer like Sir Ferris Drake, Walter Reis, growth of naval power and overseas trade, beginning of English colonial expansion। देखो, ये बात तो फिक्स है कि एलिजाबेथ जो थी वो वॉर नहीं चाहती थी, उन्होंने अवॉइड किया वॉर को, लेकिन सपोर्ट करती हैं सी एक्सप्लोरर को। क्या थे ये सी एक्सप्लोरर? जो समुद्री रास्तों की खोज कर रहे हैं, जो समुद्र के रास्ते से होते हुए किसी नई कंट्री की खोज करने में लगे हैं या कुछ भी नई चीजों की खोज करने में लगे हैं, उसको एलिजाबेथ ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। जैसे कि सर फ्रांसिस ड्रेक को हमेशा सपोर्ट किया, सर वॉल्टर रेग को सपोर्ट किया। नेवल पावर के डेवलपमेंट पे, ओवरसीज ट्रेड पे एलिजाबेथ का बहुत फोकस रहा। बिगिनिंग, और यहीं से शुरुआत होती है इंग्लिश कॉलोनियल एक्सपेंशन, और यहीं से इंग्लैंड के लोग ने कॉलोनी बनाना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शुरू कर दी। ये था हमारा सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड या सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस इन द एज ऑफ एलिजाबेथ। अब हम बात करते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे थे। तो जब भी आप एलिजाबेथ एज को बोले, जितनी बार बोले उतनी बार आप साथ ही साथ बोलेंगे एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603। ऐसा करने से आपको एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड था वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा था, मतलब कि संस्कृति का विकास कैसा हुआ एलिजाबेथ के टाइम पे, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों का बौद्धिक विकास कैसे हुआ एलिजाबेथ के टाइम पे, उसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे रेनेसा का एक बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। रेनेसा बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा था रेनेसा का एलिजाबेथ के एज पे, बहुत सपोर्ट किया था एलिजाबेथ के लोगों ने, जो एज के लोग थे एलिजाबेथ के, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था रेनेसा को। तो स्पिरिट ऑफ रेनेसा हम लोग को देखने को मिलता है, और इस समय फोकस
किसी धर्म पे ना होके, किसी रिलीजन पे ना होके, किसी चर्च पे ना होके, किसी पोप पे ना होके ह्यूमनिज्म पे फोकस जाता है कि भाई इंसान जरूरी है, हर धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन, तो ह्यूमन का ह्यूमनिज्म जरूरी है। तो इस जो टेन्योर था एलिजाबेथ का, इसमें ह्यूमनिज्म पे फोकस किया गया। फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजन टू ह्यूमन लाइफ, और धर्म से हटा करके फोकस धर्म ही सब कुछ ना होकर के इंसान का जीवन जरूरी है। इंसान का क्या जरूरी है? जीवन जरूरी है। ह्यूमन इमोशंस की कदर करना एलिजाबेथ एज में लोगों ने समझ में आया कि ह्यूमन के इमोशंस मैटर करते हैं, और ह्यूमन का पोटेंशियल, कि कोई व्यक्ति बाय बर्थ ही पोटेंशियल हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि वो कहीं में भी जन्मा हो पर उसमें पोटेंशियल हो सकता है। इस बात की समझ या इस बात को प्रायोरिटाइज और इम्पोर्टेंस दिया जाना शुरू किया गया एलिजाबेथन एज से। एलिजाबेथ की एज में हम सब जानते हैं कि राइटर्स बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए, इसीलिए एलिजाबेथ के टाइम को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर एज वेल एज गोल्डन एज ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री दोनों के नाम से जाना जाता है। तो राइटर्स जो उस समय लिख रहे थे, उनका ये मानना था कि अब वो रिलीजन से हट के चीजों को लिख रहे थे। सिर्फ ऐसा नहीं था कि रिलीजन को लिख रहे हैं, किंग को वर्शिप कर रहे हैं, क्वीन को वर्शिप कर रहे हैं, बल्कि वो और ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स पे लिखना शुरू कर रहे थे। तो राइटर्स किस चीज पे बिलीव करते थे? राइटर्स बिलीव इन ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ ने जो हमें जीने का मौका दिया है उसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं, उस चीजों पे वो लिखना शुरू कर रहे हैं। ब्यूटी ऑफ लाइफ, पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, कि इंसान की जो बौद्धिक क्षमता है उसकी क्या पावर है, उस पे लोगों ने अब लिखना शुरू किया। इंडिविजुअलिज्म, कि भाई हर एक व्यक्ति, इंडिविजुअलिज्म उसके अंदर एक अलग अलग सभी लोगों में टैलेंट है, तो इंडिविजुअल भी व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज है, उस पे फोकस किया कि एक व्यक्ति में इंडिविजुअल क्या टैलेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? लिटरेचर बिकम रिच। अब लिटरेचर बहुत रिच बन गया क्योंकि अलग अलग वैरायटी ऑफ कंटेंट है। चौसर के बाद आपने देखा होगा कि कंप्लीटली डाके जा जाता है, क्योंकि लिटरेचर फ्लरिश ही नहीं करता है, क्योंकि कंटेंट ही नहीं थे लिखने के लिए। अगर वही राजा की कहानी लिखेंगे तो कितना ही लिख पाएंगे, 10 कहानियां बढ़ा चढ़ा के लिख पाएंगे। लेकिन चूंकि एलिजाबेथ के टाइम पे फ्रीडम है, हर चीज पे आप लिख सकते हैं, तो राइटर्स ने लिखना शुरू किया ब्यूटी ऑफ लाइफ पे, पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट पे और इंडिविजुअलिज्म पे। इसकी वजह से लिटरेचर बहुत ज्यादा रिच हो गया, इमेजिनेटिव हो गया, क्योंकि राइटर्स अब अपने इमेजिन करके भी चीजों को, स्टोरीज को लिख पा रहे हैं, और बहुत सारी स्टोरीज ह्यूमन सेंटर्ड हो गई और ह्यूमन के इमोशंस बेस्ड स्टोरीज लिखी जाने लग गई। देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। एलिजाबेथ के टाइम पे हम देखेंगे कि एजुकेशन कैसे बढ़ा, लर्निंग की कैसे ग्रोथ हुई। तो आप सब जानते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे पैट्रोटिज्म बढ़ा, जो सिविल वॉर थे वो भी खत्म हो गए, जो इंटरनेशनल वॉर चल रहे थे वो भी खत्म हो गए, और लोग जो है वो अब शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो होता है एलिजाबेथ के टाइम पे। साथ ही स्टेब्लिश्ड होते हैं ग्रामर स्कूल्स, कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज स्टेब्लिश्ड होते हैं, जहां पे पढ़ाई कराई जाती है लैटिन भाषा की, ग्रीक भाषा की, रिटोरिक, लॉजिक एंड फिलोसफी। ये सारी चीजें वहां पढ़ाई जाने लग गई। अब जब सब कोई पढ़ने लग जाएंगे तो स्टडी तो इनहैंस होगा ही, एजुकेशन तो बढ़ेगा ही, और आम जनता तक एजुकेशन पहुंचना शुरू हो चुका था। ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट इनटू इंग्लिश इंक्रीज्ड, क्योंकि अब बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, जो पुराने टेक्स्ट थे, उसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना शुरू हो चुका था। लेकिन नॉट ओनली ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड लोग कर रहे थे, लोग उसको अपना टच देते हुए, अपना इंग्लिश टच देते हुए उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। अ वेल एजुकेटेड क्लास ऑफ राइटर्स, थिंकर एंड ड्रामेटिस्ट इमर्ज्ड, और यही कारण है कि एक बहुत ही वेल एजुकेटेड क्लास ऑफ राइटर्स, क्योंकि देखो ग्रामर स्कूल बन चुका है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज जैसे स्कूल स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो लोग अब एक वेल एजुकेटेड राइटर्स बनेंगे, वेल एजुकेटेड थिंकर्स बने, और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामेटिस्ट इमर्ज हुए एलिजाबेथ के टाइम पे। अब देखते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। Development of English language in Elizabeth age. English
replaced Latin as the language of learning and literature. यानी पहले जो लिटरेचर के बहुत सारे सोर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर थे, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स एंड थिंकर्स हुए और उन्होंने लैटिन की जितनी बुक्स थी, क्लासिकल बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो अब लैटिन को रिप्लेस्ड कर दिया गया है इंग्लिश के थ्रू, और अब लैंग्वेज का लर्निंग का तरीका, लिटरेचर के लर्निंग का तरीका इंग्लिश बन चुका था। एलिजाबेथ की एज में वोकैबुलरीज भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी, जैसे कि ग्रीक, लैटिन, इटालियन एंड फ्रेंच, इन सबको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, तो इंग्लिश की वोकैबुलरी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। राइटर्स फ्रीली कॉइंड न्यू वर्ड्स, राइटर्स को ये आजादी दे दी गई कि आप नए नए वर्ड्स को चूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिटरेचर में, अपने बुक्स में। तो इसके कारण, क्योंकि राइटर्स को ये फ्रीडम दे दिया गया, तो इंग्लिश एक बहुत ही रिच लैंग्वेज बन गया, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बन गया कि वो चाहे तो उसी भाषा के सेम टू सेम शब्द को इंग्लिश में लिख दे, या फिर जो इंग्लिश के शब्द है उसको यूज करे, या अपनी एक खुद की नए शब्द को इन्वेंट करे। तो इंग्लिश इसके कारण रिच बन गया, फ्लेक्सिबल बन गया और एक्सप्रेसिव बन गया, मतलब अपने आइडियाज को पूरे तरीके से लोग एक्सप्रेस करने लग गए इंग्लिश के थ्रू। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम पे हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, लिटरेचर का तो हुआ ही, थिंकर्स का हुआ, राइटर्स का हुआ, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलपमेंट के पीछे आप ये मानो कि फ्रीडम देना है राइटर्स को कि आप नए नए वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जब बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, तो ये देखते हैं कि पोएट्री कैसे फ्लरिश हुआ, ड्रामा कैसे फ्लरिश हुआ, थिएटर कैसे इमर्ज हुए, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। तो ग्रोथ ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेचर में पोएट्री जो है, पोएट्री भी बहुत रिच हो गई एलिजाबेथ के टाइम पे, बहुत ग्रेट हाइट्स पे पहुंची पोएट्री। एलिजाबेथ के टाइम पे ग्रेट ऊंचाइयों को छूती है, बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचती है। जो उस समय मेजर फॉर्म्स जो थे वो थे सोनेट्स, लिरिक्स एंड पेस्टोरल पोएट्री। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी पोएट्री फॉर्म्स इन एलिजाबेथ एज। और फेमस पोएट्स जो थे वो थे सर थॉमस वेट, हेनरी होवर्ड, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी। अगर आप बुक्स याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन इज अ ग्रेट इपिक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। तो आपने ये देखा कि लैंग्वेज कैसे फ्लरिश हुआ, लिटरेचर के ग्रोथ में आप देख रहे हैं कि पोएट्री एक अलग ही हाइट पे पहुंच चुकी है, बहुत ज्यादा ऊंचाई को छू लिया है उसने। कुछ नए नए पोएम्स के फॉर्म्स डेवलप हो चुके हैं, जिसमें कि सोनेट्स हैं, लिरिक्स हैं, पेस्टोरल पोएट्री है, ये सारे डेवलप हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम पोएट्स की बात करते हैं तो सर थॉमस विट है, हेनरी होवर्ड है, एडमंड स्पेंसर है, सर फिलिप सिडनी है। इतने नए नए पोएट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये देखते हैं कि एलिजाबेथ के टाइम में लैंग्वेज डेवलप हो गया, पोएट्री डेवलप हो गई। अब देखते हैं ड्रामा कैसे डेवलप होता है। तो एलिजाबेथ के एज में ड्रामा वाज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म। भाई एलिजाबेथ के टाइम पे ड्रामा बहुत ही ज्यादा मतलब लिटरेचर के फील्ड में पॉपुलर हुआ। पब्लिक थिएटर्स जैसे कि द ग्लोब, ये वही द ग्लोब है शेक्सपियर वाला, एंड द रोज जैसे थिएटर्स डेवलप हुए। प्ले राइट्स, लेखकों की बात करें, ड्रामेटिस्ट की बात करें तो बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथ के टाइम पर ही फ्लरिश हुए। और एलिजाबेथ का जो एज है उसको एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी पढ़ा जाता है लिटरेचर में। तो विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथ के टाइम पे इमर्ज हुए। क्रिस्टोफर मार्लो भी एलिजाबेथ के टाइम के ड्रामेटिस्ट हैं, एंड ऑल्सो बेन जॉनसन जो है वो भी ड्रामेटिस्ट हैं एलिजाबेथ के एज में। और ये सारे जो राइटर्स आपने देखे, प्ले राइट्स आपने देखे, वो किस थीम पे लिखा करते थे ये भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ थीम जो है वो भी अलग अलग राइटर्स अलग अलग थीम पे लिखेंगे, ना कि क्लासिकल राइटिंग टाइप एक ही थीम पे लिखेंगे। अब ये लोग अलग अलग थीम्स पे लिखेंगे। थीम्स लाइक लव, एम्बिशन, पावर, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इन्होंने अलग अलग थीम्स पे लिखना शुरू करा। फॉर एग्जाम्पल लव, एम्बिशन, पावर और ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स को इन लोगों ने लिखना शुरू किया। ड्रामा रिफ्लेक्टेड एलिजाबेथन लाइफ एंड ह्यूमन नेचर।
एक चीज हमेशा याद रखो कि जो लिटरेचर होता है वो समाज का आईना होता है। तो ये जो ड्रामा थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे एलिजाबेथन लाइफ एंड ह्यूमन नेचर का, कि एलिजाबेथ के टाइम पे लोगों का लाइफ कैसा था, ह्यूमन का नेचर कैसा था, ये सब चीज हम उनके ड्रामा के थ्रू समझ सकते हैं। पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स। पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स क्या है? आर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए क्वीन एंड किंग्स जो सपोर्ट में आते हैं। तो पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स, क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ वाज हाईली एजुकेटेड। हालांकि क्वीन जो थी एलिजाबेथ वो खुद भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी। उन्होंने एनकरेज करा राइटर्स को जो लिख रहे हैं, स्कॉलर्स को जो रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिस्ट को जिनके पास अपनी कोई विशेष कला है, रिच नॉबल्स एक्टेड एज पेट्रॉन ऑफ लिटरेचर, जो बहुत ही अच्छे लिटरेचर थे उनको सपोर्ट करा, राइटर्स डेडिकेटेड वर्क्स टू नोबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, और वैसे राइटर्स को भी सपोर्ट करा एलिजाबेथ ने जो कि उनके पास फाइनेंशियल वीकनेस थी लेकिन उनके पास लिखने की क्षमता थी, उसको भी एलिजाबेथ के टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। अब देखते हैं साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी लोगों में कैसे बढ़ी, क्योंकि हमने लिटरेचर को पूरे तरीके से देख लिया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देख लिया, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड को देख लिया। अब देखते हैं कि साइंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ एलिजाबेथ के टाइम पे, लोगों में कैसे इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी आई कि अब हमें ये करना है। क्योंकि बहुत देखो स्टेबिलिटी आती है तो लोग अलग अलग फील्ड में अपना ध्यान लगाते हैं। तो जब स्टेबिलिटी आई तो लोगों ने अपना ध्यान लगाना शुरू किया साइंस के फील्ड में। एस्ट्रोनॉमी पे लोगों का ध्यान गया, ज्योग्राफी पे लोगों का ध्यान गया, नेविगेशन पे, क्योंकि मैंने बताया एक्सपेंशन हो रहा था तो नेविगेशन पे लोगों का ध्यान गया, और साइंस पे। डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, नए नए जगह की खोज की गई। वाइड एंड ह्यूमन नॉलेज, नए जगह की खोज हुई, नए नए लोगों से मिले जिनकी वजह से लोगों का जो नॉलेज था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ थिंकर्स लाइक कॉपरनिकस, लोग कॉपरनिकस जैसे थिंकर से इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दिए, प्रभावित होना शुरू कर दिए। पीपल क्वेश्चन ओल्ड बिलीफ एंड ट्रेडिशन, अब लोगों के पास साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होना शुरू हुई तो लोग जो थे वो पहले की बिलीफ और ट्रेडिशन पे सवाल उठाना शुरू करते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है एलिजाबेथ के टाइम पे या उस समय के समाज पे? तो उस समय के समाज पे इसका ये प्रभाव पड़ता है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इंक्रीज्ड, कि जो बौद्धिक विकास करने की जो फ्रीडम थी, जो आजादी थी, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया, उस पर कोई रोक टोक नहीं की गई। बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज। प्रिंटिंग प्रेस का एलिजाबेथ के टाइम पे कैसे यूज किया गया, कैसे उससे नॉलेज को बढ़ाया गया? तो प्रिंटिंग प्रेस बिकम वाइडली यूज्ड, प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज्यादा यूज किया गया। बुक्स जो थी वो बहुत ज्यादा सस्ती हो गई और बहुत ही एसेसिबल हो गई, हर लोग के पहुंच तक पहुंचने लग गई। लिटरेरी इंक्रीज अमंग द मिडिल क्लास, और अब मिडिल क्लास के लोगों के बीच में भी साक्षरता बढ़ी, लिटरेसी बढ़ी। आइडियाज स्प्रेड फास्टर देन एवर बिफोर, और जो एक दूसरे के जो आइडियाज थे वो तेजी से किताबों के माध्यम से पहुंचना लोगों तक शुरू हो गए, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है, किताबें छपने लगी हैं और सस्ती रेट में छपने लगी हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो भी अब किताबों को इजीली पढ़ पाते हैं। इसका समाज पे क्या असर पड़ा? तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ा, नॉलेज वाज नो लॉन्गर लिमिटेड टू द चर्च और नोबिलिटी। अब जो नॉलेज थी वो सिर्फ चर्च के लोगों के पास तक नहीं रह गई और सिर्फ नोबल्स के पास तक नहीं रह गई, बल्कि अब वो आम जनता, इनफैक्ट मिडिल क्लास तक पहुंच चुकी है। इसका परिणाम ये होता है कि म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स भी डेवलप होते हैं। बात करते हैं एलिजाबेथ के एज में म्यूजिक कैसा था। तो म्यूजिक जो था वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कोर्ट्स में और घरों में। आर्किटेक्चर भी डेवलप हो रहा था, डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड हाउसेस एंड पैलेसेस, बहुत ही बड़े बड़े ग्रैंड जो घर थे वो बनने लगे थे, पैलेसेस बनने लगे थे, क्योंकि अब लोगों को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा था, जिसमें मिक्स ऑफ गॉथिक एंड रेनेसांस स्टाइल्स म्यूजिक आया करते थे, मतलब थोड़े से गॉथिक टच हुआ करता था और रेनेसांस स्टाइल हुआ करता था। फाइन आर्ट्स का भी डेवलपमेंट होता है। फाइन आर्ट्स का मतलब है कि पेंटिंग फ्लरिश होती है, ब्यूटी, पावर एंड पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया जाता है, तो ये सब चीजें वहां पे फ्लरिश होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जॉय एंड लाइफ। ऑप्टिमाइजेशन, एलिजाबेथ पीपल वर ऑप्टिमिस्टिक। एलिजाबेथ के टाइम पे जितने भी लोग थे वो सब के सब ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखा करते थे और एनर्जेटिक थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी।
ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे ब्यूटी से, एडवेंचर से और सेलिब्रेशन से। और उन लोगों की लाइफ जो थी एलिजाबेथ के टाइम पे, जो आम जनता की लाइफ थी, वो बहुत ही मीनिंगफुल लग रही थी और बहुत ही लोग अपने लाइफ को वहां पर एंजॉय कर रहे थे। इसका रिफ्लेक्शन इन लिटरेचर, जॉय, रोमांस, हीरोइज्म, इमेजिनेशन डोमिनेट कर रहे थे। इसी के साथ पार्ट 2 सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो एलिजाबेथ के टाइम पे था, ये खत्म होता है। लिटरेचर का कैसा फ्लरिश हुआ है एलिजाबेथ के टाइम पर, ये खत्म होता है। अब हम लोग पार्ट थ्री में पढ़ेंगे पोएट्री फॉर्म्स इन एलिजाबेथन एज। पोएट्री फॉर्म्स इन एलिजाबेथन एज, और इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पोएट्री फॉर्म्स एलिजाबेथ के टाइम पर आए और किस प्रकार से उस फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ। साथ ही साथ अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को खत्म करने का। मिलते हैं पार्ट 3 में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। और आपका कोई भी सजेशन अगर है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स के थ्रू मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। अगर कहीं कुछ लैक कर रहा है तो आप प्लीज उस कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जिसकी वजह से मैं और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊं। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर माई फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।